नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि हिंदी लिखते समय एक छोटी सी मात्रा या एक लकीर ने पूरे शब्द का मतलब ही बदल दिया हो? भाई हिंदी वर्तनी यानी स्पेलिंग का खेल ही ऐसा है। तो आज हम कुछ ऐसे ही आम गलतियों को समझेंगे और उन्हें सुधारने के तरीके भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वर्तनी है क्या। देखिए, ये सिर्फ अक्षरों को एक साथ लिख देना नहीं है, बल्कि किसी शब्द का सही भाव, सही मीनिंग बताने के लिए वर्णों का एक बिल्कुल सटीक क्रम है। और अगर ये क्रम जरा सा भी बिगड़ा तो समझिए अर्थ का अनर्थ हो सकता है। चलिए इसका एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। जरा ख अक्षर को देखिए। अगर इसे लिखने में थोड़ी भी लापरवाही हुई तो ये र और व का जोड़ जैसा दिख सकता है। और बस यहीं पर खाना शब्द राना बन जाता है, जिसका मतलब पूरी तरह से अलग है। इसीलिए तो लिखावट में इतनी सटीकता जरूरी है। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, लिखावट और संयुक्ताक्षर। देखते हैं कि अक्षरों की बनावट हमारी स्पेलिंग पर कैसे असर डालती है। और इसकी शुरुआत करेंगे शिरोरेखा से। एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शिरोरेखा यानी अक्षर के ऊपर खींची जाने वाली लाइन। ये कुछ खास अक्षरों जैसे ध, थ और भ पर पूरी नहीं होती, ये बीच में टूटी हुई होती हैं। इन पर पूरी लाइन खींच देना एक बहुत ही आम, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अच्छा, अब बात करते हैं संयुक्त वर्णों की, यानी जॉइंट लेटर्स की। ये तब बनते हैं जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं। हिंदी के कई शब्दों को सही लिखने के लिए इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। मिसाल के तौर पर विद्या शब्द को देखिए। ये संयुक्त वर्ण का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बनता है आधे द और पूरे या से मिलकर। द के नीचे हलंत का निशान लगाकर उसे आधा किया जाता है और फिर या के साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर बनता है विद्या। और ये पैटर्न बहुत कॉमन है। उद्यान, उद्देश्य और शुद्ध जैसे कई शब्दों में आपको यही नियम देखने को मिलेगा। इन सभी में आधा द किसी दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ रहा है। स्पेलिंग में होने वाली ज्यादातर गलतियों की एक बहुत बड़ी वजह है उच्चारण और लिखावट में अंतर। होता क्या है कि जैसा हम बोलते हैं कई बार वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं और बस वही गलती हो जाती है। अब एक बहुत ही मजेदार नियम देखते हैं। अक्षर के नीचे बिंदी कब लगानी है? देखिए, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अक्षर शब्द में कहाँ आ रहा है। अगर ड शब्द के शुरू में आता है, जैसे डमरू में, तो कोई बिंदी नहीं। लेकिन अगर ये बीच में या आखिर में आए, जैसे सड़क में, तो बिंदी लगाना जरूरी है। और बिल्कुल यही सेम रूल ढ और बिंदी वाले ढ पर भी लागू होता है। ढोलक में ये शुरुआत में है तो कोई बिंदी नहीं, लेकिन पढ़ना या चढ़ना में ये बीच में आ रहा है, इसलिए बिंदी का इस्तेमाल होता है। ये एक आसान सा नियम है जिसे याद रखा जा सकता है। ब और व का कंफ्यूजन, ये एक और बहुत आम गलती है जिससे शब्द का मतलब ही बदल जाता है। जैसे बल का अर्थ है शक्ति, लेकिन वल का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह बार का मतलब है टर्न या टाइम, पर वार का मतलब हो जाता है अटैक या डे। देखा कितना फर्क है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि छोटी एक ही मात्रा वाला की दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे उसने कहा कि, जबकि बड़ी एक ही मात्रा वाली की या तो कोई रिश्ता बताती है, जैसे राम की किताब, या फिर किसी काम के होने का इशारा करती है। और आखिर में चलिए अलग अलग तरह की बिंदियों और कुछ दूसरे जरूरी नियमों को भी फटाफट समझ लेते हैं जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अनुस्वार यानी सिर्फ बिंदी और चंद्र बिंदु के बीच का चुनाव अक्सर शब्द की जड़ों पर निर्भर करता है। संस्कृत से आए शब्दों जैसे संस्कार में अनुस्वार का इस्तेमाल होता है, जबकि हिंदी के अपने ठेठ शब्दों जैसे आंख और चांद में चंद्र बिंदु का। ये एक और गहरा नियम है जिसे पंचमाक्षर कहते हैं। असल में अनुस्वार की बिंदी एक तरह का शॉर्टकट है। ये हमेशा अपने बाद आने वाले व्यंजन के परिवार के 5वें अक्षर की आवाज होती है। जैसे गंगा में बिंदी ग वर्ग के 5वें अक्षर यानी अंग की जगह लेती है। ये याद रखने के लिए एक सीधा सा नियम है। जब भी किसी शब्द में श या र आए तो उसके बाद आने वाला न अक्सर श में बदल जाता है, जैसे कि परिणाम या प्रमाण में। तो अब तक जो भी जानकारी हमने सीखी है उसे पक्का करने का समय आ गया है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, चाहे तो यहाँ रुककर इन्हें बिना देखे सही लिखने की कोशिश करें। अपनी वर्तनी को मजबूत करने का ये सबसे अच्छा तरीका है।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, साफ और सही लिखने से हमारे विचार भी साफ होते हैं, उन्हें एक शक्ति मिलती है। तो क्यों ना इसे एक आदत बना लिया जाए? जब भी किसी शब्द की स्पेलिंग को लेकर मन में जरा सा भी शक हो तो उसे एक बार जांच लें। जरा सोचिए, आज ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी जांचना चाहेंगे?